स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित की गई पुस्तक अभिनव 6 एकांकी में से एक एकांकी जिसका नाम है इतनी सी बात का अध्ययन करेंगे और इस एकांकी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। कहानी का सारांश, पात्र योजना और उद्देश्य का अध्ययन करने से पूर्व, जैसा कि मैं कक्षा अध्यापन के दौरान भी कहती हूँ कि सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। लेखक परिचय से हमारा अभिप्राय होता है उनके जीवन वृत्त और उनके कृतित्व से है। इसी के साथ फिर हम कहानी के शीर्षक पर आएंगे और उसके पश्चात हम इसका उद्देश्य और जो सारांश है उसका हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेखक परिचय। लेखक उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 ईस्वी को जालंधर, पंजाब में हुआ। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1996 ईस्वी में हुई। इनके अभिभावक पंडित माधोराम जी थे। इन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत में रहते हुए कवि कर्म को अपनाया। यह कह सकते हैं साहित्यकार के रूप में अपने क्षेत्र को चुना। लेखक उपेंद्र नाथ अश्क का रचना संसार। इनके उपन्यास हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि। इनके कहानी संग्रह हैं 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा और आड़। इसी प्रकार से इनके नाटक हैं लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंजो दीदी। इनके एकांकी संग्रह जिनमें इनकी एकांकी संकलित हैं उनके नाम हैं अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। गद्य के साथ ही इन्होंने पद्य लेखन भी किया। इनके प्रमुख काव्य हैं एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ रिज पर। इनके लिखे संस्मरण हैं मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ। इनके द्वारा लिखित आलोचना है अन्वेषण की सह यात्रा, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। इनको प्राप्त पुरस्कार हैं 1972 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी नागरिकता भारतीय थी। ये हिंदी के साथ उर्दू के सफल लेखक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की सलाह पर हिंदी में इन्होंने लिखना आरंभ किया। 1933 में प्रकाशित उनके दूसरे कहानी संग्रह औरत की फितरत की भूमिका मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखी है। उपेंद्र नाथ अश्क जी एक मंजे हुए एकांकीकार एवं कहानी लेखक हैं। इन्होंने जहां एक और अच्छे नाटकों की सृष्टि की है, वही दूसरी ओर अच्छे एकांकी भी हिंदी एकांकी जगत को दिए हैं। सामाजिक दुर्बलताओं को देखने में इनकी दृष्टि जितनी तेज है, उनका व्यंग्यात्मक चित्रण करने में इनकी लेखनी उतनी ही सशक्त है। इतनी सी बात एकांकी के प्रमुख पात्र हैं सोनिया, शंकर, मृदुला, दयानंद। दयानंद जी के पिता बड़े पंडित जी और माता बड़ी बहू। यहाँ पर मृदुला और दयानंद पति पत्नी के रूप में मंचित किए गए हैं। वहीं शंकर और सोनिया पति पत्नी के रूप में चित्रित किए गए हैं। कहानी की अगर शीर्षक की बात करें इतनी सी बात, तो यहाँ पर दो बातों को लेखक ने प्रस्तुत किया है।
इस एकांकी में। सर्वप्रथम तो यह है कि यह जो एकांकी है एक पारिवारिक ड्रामा है। इसमें लेखक ने भाषा की शुद्धता का प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न न केवल आज बल्कि कुछ वर्ष पहले भी उठाया जाता रहा है। लेखक का मत यह है कि भाषा की शुद्धता तो समझ में आती है, किंतु इतनी अधिक शुद्धता गले नहीं उतरती कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। यह अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, जब हम कहानी का सारांश करेंगे तब हम जानेंगे। एक प्रकार से भाषा की शुद्धता का प्रश्न परिवार का भी है और परिवार के बाहर का भी। प्रारंभ से अंत तक एकांकी में हास्य और व्यंग्य दोनों की योजना बड़ी बखूबी से की गई है और इसी के माध्यम से जो कहानी का उद्देश्य है उसको स्पष्ट किया गया है। यही कारण है कि समूचे एकांकी में जिज्ञासा का भाव बना रहता है। एकांकी की चरम परिणति दुखांत होते हुए भी सुखांत हो गई। रचना शैली की दृष्टि से यह एक सुगठित, परिपक्व और शक्तिशाली कह सकते हैं रचना नजर आती है। अब बात आती है कहानी का सारांश। कहानी का सारांश देखें तो शुरुआत कहानी की होती है शंकर और सोनिया के संवाद से, जो कि दयानंद और मृदुला के घर पर नौकरानी है। इसी के साथ में ही जो इस घर के सबसे बुजुर्ग हैं बड़े पंडित जी, वो भाषा की शुद्धता पर खूब बल देते हैं कि हमें शुद्ध भाषा का अनुकरण करना चाहिए और उसको अपने व्यवहार में अपनाना चाहिए। इस प्रकार से उनके लिए शुद्ध भाषा का अर्थ था संस्कृत निष्ठ हिंदी से था। वे उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का हिंदी में परहेज करते थे। तो यहाँ पर जब कहानी एकांकी का आरंभ होता है तो जो दृश्य दिखाया जाता है उसमें सोनिया और शंकर का संवाद है, जो कि रसोई में संवाद कर रही हैं और उनकी जो बातें हैं वह दयानंद भी सुन रहा है। वह उनकी शुद्ध हिंदी को सुनकर उसको खूब हंसी भी आती है और किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो जाता है उसको सुनता है। घर के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सोनिया शंकर की बात नहीं मान पाती और वो उसे खूब कहता है कि शुद्ध हिंदी पर भी बोलने का जोर देता है, लेकिन वह अपनी जो ग्रामीण ठेठ भाषा है उसी का प्रयोग करती है। तो इसी प्रकार से जब बात शुद्ध भाषा के उच्चारण की होती है तो सोनिया कहती है कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। इसका अर्थ हिंदी में बताओ। अगर इस वाक्य को हिंदी में कहना हो तो कैसा कहेंगे। वो अपनी ग्रामीण भाषा में ही यह बात शंकर के सामने रखती है और दयानंद इन सब बातों को सुन रहा होता है। तो वो कहता है कि इस शब्द का अर्थ होगा शुद्ध हिंदी में मैं लज्जा से जल गई। तो इस प्रकार से वो ये शब्द उसको कहता है और उसे कहता है कि तुम इसका उच्चारण करो, परंतु वह उसकी बात नहीं मानती और उसके अर्थ के जो अनर्थ किए गए हैं उसको भी देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन वह अपनी ग्रामीण भाषा में बात करती है और दोनों इस प्रकार से बात करते करते बाहर चले जाती हैं और दयानंद को उनकी बातें सुन के हंसी आ जाती है। और इतने में ही दयानंद की पत्नी है जो मृदुला है वह कमरे में प्रवेश करती है और वह देखती है कि दयानंद हंस रहा है। तो तब वो कहता है मृदुला उससे पूछती है दयानंद से कि आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है। तो वो कहता है कि मैं इनकी बातें सुन रहा था और ख़ासकर इनकी शुद्ध हिंदी के प्रयोग को, कि मैं लज्जा से जल गई। लेकिन सोनिया ने उसकी बात नहीं मानी। क्या तुम होती सोनिया की जगह, अगर मैं तुमसे कहता कि तुम मेरे लिए यह वाक्य बोलो तो क्या तुम नहीं बोलोगी कि मैं लज्जा से जल गई। तो इस प्रकार से मृदुला को थोड़ी ठेस पहुंचती है उसके स्वाभिमान को कि क्या मुझे यहाँ पर हर बात के लिए अपने पति के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में जैसा कि बताया गया है कि पत्नियाँ पति परायण होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं, अपने घर को बांधे रखती है, जैसा घर परिवार चाहता है उनको उन्हीं बंधनों के अनुसार चलना पड़ता है। तो वह इन बातों को नकार देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। इस प्रकार से वह उसको ठेस पहुँचती है और वह घर छोड़कर जाने की तैयारी में होती है। इतने में ही
सोनिया का प्रवेश होता है वह दयानंद से कहती है कि आज साहब आप जल्दी चाय पी लीजिए क्योंकि हमें सिनेमा देखने जावन है। वह अपनी ग्रामीण भाषा में इस प्रकार से बोलती है। तो दयानंद उससे पूछता है कि क्यों। तो वो कहती है कि मैंने जल्दी जाना है शंकर के साथ में। तो दयानंद उसको कहता है कि क्या तुमने उसकी वो शर्त मान ली कि मैं लज्जा से मृदुला कहती है सोनिया से कि क्या तुमने शंकर की शर्त मान ली कि मैं लज्जा से जल गई। तो इस प्रकार से उसको बड़ी हैरानी होती है और जो सोनिया है वह शंकर के साथ चली जाती है। और इतने में ही दयानंद है वह अपनी पत्नी मृदुला से कहता है कि तुम्हें घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी। यह वाक्य बोलकर तब मृदुला को लगता है कि नहीं, मैंने कब कहा, मैंने तो ये बात सोनिया से कही। तो वो कहता है कि किसी भी प्रकार से कही, लेकिन कम से कम इस बात को तो कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार के कह सकते हैं एक पारिवारिक घटना चक्र के माध्यम से शुद्ध हिंदी के जो प्रयोग पर बल दिया जाता है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि बात कौन सी थी, इतनी सी ही तो थी। बात क्या थी इतनी सी, शुद्ध हिंदी के प्रयोग को। लेकिन शुद्ध हिंदी का प्रयोग कहीं ना कहीं दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, उसको हमें जीवन में आत्मसात करना चाहिए दिल से। जब तक हम उन चीज़ों को नहीं अपना सकते तब तक हम कोई कार्य कह सकते हैं कि सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे कि शंकर है वह शुद्ध हिंदी का प्रयोग तो जरूर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुद्ध हिंदी के चक्कर में वह अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो इस प्रकार के जो कह सकते हैं आडंबरों से भी दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी इतनी से एकांकी के माध्यम से इस उद्देश्य को भली भांति कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया है। इसी के साथ में कहानी समाप्त होती है यहीं पर, इसका उद्देश्य और सारांश भी। धन्यवाद।